राधे राधे दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में मानसून से जितने भी संबंधित प्रश्न थे कर लिए थे। अब इस क्लास में वर्षा से संबंधित प्रश्न करेंगे। अब हम लोग इससे वर्षा से संबंधित प्रश्न करेंगे। और आपको तो पता ही है, हम लोगों ने चैलेंज लिया है कि 7 दिन के अंदर हम लोगों को पूरी घटना चक्र जो है उसको सॉल्व करना है। तो मैं तो ये करवा रही हूँ और आप लोग भी प्लीज क्लासिक कीजिए और पूरी अंत तक देखिएगा, क्योंकि 7 दिन के अंदर पूरी घटना चक्र एक समय सीमा में पूरा करना एक चुनौती तो है ही, लेकिन हम लोग पूरा भी कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग समय सीमा तय नहीं करेंगे तो हमारा एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है और हमें जो है बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो हम लोग सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेके महीनों नहीं छोड़ सकते, हमें बहुत जल्दी जल्दी करना होगा। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी घटना जो सॉल्व करवा रही हूँ, प्लीज आप लोग कर लीजिएगा। अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो बिल्कुल करेंगे। अगर आपको पेपर देना है और पास करना है, क्योंकि घटना चक्र रामबाण है, वो चाहे किसी भी एग्जाम के लिए हो। अगर भारत का एग्जाम होगा उसमें जियोग्राफी आती होगी या जो भी समान अध्ययन के जितने भी प्रश्न हैं, जैसे सब्जेक्ट हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पर्यावरण, ये जितने भी सब्जेक्ट है ना, इसमें घटना चक्र रामबाण का काम करती हैं। अगर आप लोगों ने मान लिया कंसेप्ट नहीं क्लियर भी किए होंगे ना, तब भी आपको घंटा चक्र लगा के जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको जो फैक्चुअल डाटा है वो भी याद होगा। और प्रश्न जब आप बार बार देखेंगे ना तो प्रश्न रिपीट होते हैं और घुमा फिरा के वही दे देते हैं, तो आपके प्रश्न भी सही होंगे। तो चलिए हम लोग अब प्रश्न स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और आप चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी में जाएं, तो आपको तो घटना चक्र लगानी होगी। ये पहले मुझे भी नहीं समझ में आता था, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा, जब लगाया, तब मुझे समझ में आया भाई ये बहुत जरूरी है। और फिर आप जब जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपीपीएससी कर रहे हो, तो यूपीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आप उसको लगाइएगा ना, तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। और जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो प्रश्न इसमें भी रहते हैं, तो वो हम लोग देखते ही हैं। चलिए हम लोग प्रश्न करते हैं, बहुत बातें हो गई हैं, प्रश्न करते हैं सीधा। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। उत्तर पूर्वी मानसून जब लौटता हुआ मानसून आता जाता है, तब हमें तमिलनाडु के तट पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तमिलनाडु, उधर कर्नाटक हो गया, उधर आंध्र प्रदेश हो गया ना, इस तट पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून मानसून पोस्ट मानसून मतलब अक्टूबर और दिसंबर के महीने में आता है। तो तमिलनाडु की कुल वर्षा का लगभग 40 से 50% से अधिक जो है इसकी वर्षा तमिलनाडु में होती है। मतलब जो तमिलनाडु में वर्षा सबसे ज्यादा किससे होती है, ये जो है उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। आप इसको रोक के चाहे पढ़ सकते हैं। चलिए मैं पढ़ ही देती हूँ। भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन मतलब लौटता हुआ बताया, प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है। ऐसा सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण होता है। ITCZ के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण होता है। इस क्रम में उत्तर पूर्व मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी से अंततः ग्रहण कर तटीय तमिलनाडु विशेष चेन्नई में वर्षा करती हैं। उत्तर पूर्वी मानसून पोस्ट मानसून अक्टूबर से दिसंबर के बीच में तमिलनाडु में अत्यधिक वर्षा करता है। बस इतना याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से राज्यों में से किसमें अधिकतम वर्षा औसत वर्षा से अधिक होती है? तो ये तो प्रश्न इसको बस छोड़ देते हैं। इसमें तो डी ऑप्शन ये तो सही हो सकता है। ये नहीं, ये सही हो सकता है। इसका एक दूसरा प्रश्न है वो गलत है, ये सही है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वर्षा होती है? तो ये सिक्किम में है, सिक्किम में होती है। इसमें एक और प्रश्न दिया है वो गलत है। प्रश्नकाल एवं वर्तमान में सभी प्रश्न का उत्तर सिक्किम ही है। वर्ष 2024 में आंकड़ों के अनुसार प्रश्नगत राज्यों का वर्षा वितरण इस निम्न है। देखते हैं कौन सा है। सबसे ज्यादा सिक्किम में है वर्षा, फिर उसके बाद केरल में। सिक्किम और केरल में थोड़ा सा ही अंतर है, पहले सिक्किम में फिर केरल में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में तो सबसे कम है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न स्थानों के जो युग्म दिए गए हैं उनमें
उनमें ऐसा युग कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा में कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है। तो ये है सी अजमेर और शिलांग। अगला प्रश्न लिखते हैं। एक ऐसे प्रश्न बहुत पहले पूछे जाते थे। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है और उसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस से संदर्भित केंद्र है। ये है चेन्नई। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है कोच्चि, फिर कोलकाता, फिर पटना, फिर दिल्ली। अगला देखते हैं। सबसे ज्यादा होती है कोच्चि में, फिर कोलकाता, फिर दिल्ली, फिर पटना। इसमें तो पहले दिल्ली है। ऊपर ऑप्शन में क्या दिया हुआ था? ऑप्शन फिर से देखते हैं। कोच्चि, कोलकाता, पटना, दिल्ली। ये 2005 का है, लेकिन वर्तमान में तो कहीं ज्यादा कहीं कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। आम्र वर्षा संबंधित है। आम्र वर्षा संबंधित है आम की फसल से संबंधित है। आम की फसल से आम्र वर्षा इधर दक्षिण भारत में होती है। आम्र वर्षा कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में होने वाली मानसूनी पूर्व वर्षा है। मानसून के पूर्व पहले आने वाली वर्षा है, जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। इस आम वर्षा से आम के बोर जो है ना, वो पेड़ से टूटते गिरते नहीं है, अतः आम की फसल अच्छी होती है। जो आम्र वर्षा जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में होती है। याद रखिएगा, ये मानसून के पहले की वर्षा है। अब हम लोग प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और स्थान देखते हैं। आम्र वर्षा अभी हम लोगों ने देखा था केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक था, तो इसलिए आम्र वर्षा तो केरल होगा। नहीं, आम्र वर्षा केरल नहीं, तमिलनाडु होगा, क्योंकि नहीं, तमिलनाडु भी नहीं, कर्नाटक। आम्र वर्षा ज्यादातर कर्नाटक से संबंधित, इसलिए तटीय कर्नाटक क्षेत्र है ना, यहाँ ये होगा। जो फूलों वाली बौछार है ना, फूलों वाली बौछार ज्यादातर केरल में होती है। फूलों वाली बौछार केरल में है। लू जो है, लू जो चलती है, लू जो है पंजाब और बिहार में चलती है। और जो काली बैसाखी है ना, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में। लू जो पंजाबी का शब्द है, ये पंजाब और बिहार तक चलती है। और जो फूलों वाली बौछार है, ये केरल में है। और आम्र वर्षा कर्नाटक। अगर कर्नाटक है तो आप कर्नाटक ही लगाएंगे। बेशक ये केरल और तमिलनाडु में भी चलती है, लेकिन आम्र वर्षा कर्नाटक, ये अगर कर्नाटक होगा तो आप कर्नाटक ही लगाएंगे। इसका सी ऑप्शन होगा। देखिए 2024 में पूछा गया था यूपीपीसीएस में, और ये हमको लगता है रिपीट भी हुआ है। आम्र वर्षा जो है तटीय कर्नाटक क्षेत्र, फूलों वाली बौछार केरल में है, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, लू जो है पंजाब से बिहार तक चलती है। चलिए हम लोग उसकी विशेषता पढ़ लेते हैं। विशेषताओं से प्रश्न बन सकते हैं। आम्र जो वर्षा है ग्रीष्म ऋतु के केरल, तटीय कर्नाटक एवं तमिलनाडु में होने वाली पूर्व मानसूनी तूफानी वर्षाओं को आमतौर पर आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि ये आमों के पकने में सहायक होती हैं। जो फूलों वाली बौछार है ना, ये केरल एवं निकटवर्ती कहवा उत्पादन क्षेत्र में होने वाली इस वर्षा से कहवा के फूल खिलने लगते हैं। जो फूलों वाली बौछार है, ये केरल के निकटवर्ती जो क्षेत्र है, जहाँ पर कहवा का उत्पादन होता है, वहाँ पे होती है, जिससे कि जो कहवा के फूल है वो खिल जाते हैं। कहवा कॉफी के फूल। काल बैसाखी है, वो असम, पश्चिम बंगाल में वैशाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर एवं विनाशकारी झंझावात एवं वर्षा युक्त पवनों को काली बैसाखी कहते हैं। जो चाय, पटसन और चावल के लिए ये वर्षा युक्त पवनें लाभकारी होती हैं। चाय के लिए जो काल बैसाखी है, चाय और पटसन और चावल के लिए लाभदायी है। और लू देखते हैं। लू उत्तर विशाल मैदानों में पंजाब से लेकर बिहार तक प्रवाहित होने वाली शुष्क एवं गर्म स्थानीय पवन है।
ये अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में चलती है लू। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो ये लू चलती है, गरम गरम हवा जो लगती है। आम्र वर्षा भारत आम्र वर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य सामान्य घटना है? आम्र वर्षा अभी हम लोगों ने देखा था केरल और कर्नाटक। ग्रीष्म 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 में के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है। इस स्थानीय रूप से किस नाम से जाना है? तो आम्र वर्षा, मैंगो शावर, ए ऑप्शन सही होगा। जो नॉर्वेस्टर्न है ना, नॉर्वेस्टर्न को काल वैसाखी बोलते हैं। नॉर्वेस्टर्न जो है काल वैसाखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय तूफानों का वर्षा झोंका बंगाल या असम के चाय तथा धान चावल की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी है? तो वे है नॉर्वेस्टर्न। नॉर्वेस्टर जो है ना, ये है जो काल वैसाखी, से काल वैसाखी बोलते हैं। देखिए, ब्लॉसम शावर जो है केरल और कर्नाटक के तट पर है, और मैंगो शावर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। और जो काल बैसाखी है, काल बैसाखी जो है, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, असम और पूर्वोत्तर भारत। और काराबुरान जो है, काराबुरान गर्म गर्म धूल भरी मध्य एशिया की स्थानीय पवनें हैं। जो काराबुरान जो है गर्म धूल भरी मध्य एशिया की स्थानीय पवनें हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवनें पूर्व मानसून ऋतु के दौरान केरल व तमिलनाडु के कुछ भागों में प्रभावित होती है? तो ये आम्र बुछार होगी, आम्र बुछार। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा इसका व्याख्या, आप पढ़ सकते हैं लेकिन जरूरत है नहीं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा लेह में होती है। लेह में सबसे कम वर्षा होती है। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय में। चेरापूंजी मेघालय में स्थित है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है, देखिए, पश्चिमी घाट में और हिमालय क्षेत्र में और मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए ऑप्शन ए होगा। अगला देखते हैं, भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है वर्षा का पानी का तेजी से बहाव। जो वर्षा का पानी होता है वो तेजी से बह जाता है, और वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ना ये भी है, और वर्षा का कुछ थोड़ा ही महीने में जोर होना ये भी है। इसलिए उपरोक्त में से सभी होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत को अधिक लाभ देने वाली है? तो ये देने वाली है वर्षा के जल का संचयन, सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ये होती है जम्मू एंड कश्मीर में। 200 सेंटीमीटर वर्षा। देखिए, यही प्रश्न था जो मैंने जो सिक्किम वाला था ना, इसी प्रश्न से कंफ्यूज होकर लगाया था। वैसे ये जम्मू और कश्मीर नहीं होना चाहिए इसमें ऑप्शन, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि क्यों हम लोग कंफ्यूज हो। यहाँ पर जहाँ तक केरल कर्नाटक होना चाहिए था। ये देखिए, इसमें व्याख्या भी, प्रश्नकाल में भारत में 200 मिलीमीटर की औसत वर्षा जम्मू एंड कश्मीर में जाकर श्रेणी के उत्तर तथा राजस्थान के पश्चिमी भाग पर होती थी। अतः विकल्प बी सही उत्तर माना जा सकता है, परंतु समग्र राज्य के दृष्टिकोण से देखें तो उपरोक्त में से कोई भी उत्तर सही नहीं है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? झारखंड में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा वार्षिक वर्षा। यहाँ पर कितनी वर्षा होती है? भारत में रेखांकित भागों में वार्षिक वर्षा का माध्य कितने से कितने तक है? ये है 100 से 150 के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो ये आती है बालातोर में आती है, जो बालातोर राजस्थान में है। राजस्थान के एक जिला है, वहाँ पे सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का एक दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस
वर्ष की इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। तो ये होती है 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर। जब 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर होगी तो उस दिन वर्षा का दिन कहा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कारण और कथन है, गंगा के मैदानों में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलती है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती जाती, बिल्कुल सही है। इधर पश्चिम है क्योंकि इधर से होते हुए उत्तर पश्चिम में जो हवाएं जाती हैं अरावली से होते हुए जो मानसूनी जो धारा जाती है ना, तो ये इधर तो ज्यादा वर्षा करवा देती है, मतलब इधर से इधर घटते जाती है। ये बात सही है एकदम, मानसूनी वर्षा घटती जाती है, ये बात एकदम सही है। गंगा के मैदान में कोई जो ऊपर ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रता धारी जल मानसूनी पवन और ऊंची जाती जाएंगी। पहला तो एकदम सही है और दूसरा भी सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं। दूसरा भी सही और व्याख्या भी कर रहे हैं। आप चाहें तो व्याख्या पढ़ सकते हैं। चलिए मैं पढ़ देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। गंगा के मैदानों में पश्चिम और उत्तर पश्चिम की और मानसूनी वर्षा घटती जाती है, अर्थात पश्चिम से पूरब की ओर और वर्षा बढ़ती जाती है। पर पश्चिम की ओर पंजाब के मैदानों में औसत वर्षा लगभग जो है 600 मिलीमीटर होती है। वहीं पूर्व में गंगा के मैदानों में 150 मतलब 150 नहीं 1500 मिलीमीटर तक होती है। वहाँ जो पंजाब में 600 होती है और गंगा के मैदानों में 1500 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। गंगा के मैदानों में ऊपर की ओर पवनों को आर्द्रता क्रमशः कम हो जाती है। फलस्वरूप ये पवनें ऊंचाई की ओर जाती मिलेंगी। मानसूनी हवाओं की आर्द्र वर्षा की मात्रा को प्रभावित करती है। मानसूनी जो पवनों की आर्द्रता वर्षा को प्रभावित करती है। अगर आर्द्रता होगी तभी तो बारिश होगी ना, आर्द्रता कम होगी तो बारिश कम होगी। जब ये पश्चिम से होते हुए उत्तर पश्चिम में जब जाती है ना, तो गुजरात में देखा होगा आपने, जैसे ये रहा, जैसे इधर से ये हवाएं जा रही हैं, ये तो पश्चिम है। उत्तर पश्चिम इधर आगे जाते हुए पहले तो यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होगी, गुजरात में सर्वाधिक वर्षा होगी और फिर इधर जाते हुए कम वर्षा होने लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो लाइन है, ये लाइन क्या दर्शा रही है? तो ये लाइन एक अखिल भारतीय जल विभाजक को दर्शा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये जलवायु परिस्थितियां कारण है। देखते हैं, इसको सम्मिलित करना होगा। निम्नलिखित में से उत्तर का चयन कीजिए। इसको सम्मिलित ही करना है। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, ये बात बिल्कुल सही है। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। और हिमालय का हिमपात जो है तुंगता के कारण है। बी का 2 होगा, तुंगता के कारण हिमालय का हिमपात होता है। पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है, तो ये भी सही है। पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है। सतलुज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, तो ये भी सही है। ये होती है ये तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ तो सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, तो ये तो पश्चिमी दाब को देखिए। पहले हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं क्योंकि इसको थोड़ा समझ में कम आ रहा है मुझे। बाकी ये तो सही था पहला वाला। सैद्धांतिक रूप से चेन्नई मद्रास कोलकाता की अपेक्षा विषुवत रेखा के अधिक निकट है। तो पहला तो विषुवत रेखा से अधिक निकट है, ये तो बात सही है। तो विषुवत रेखा कहाँ पे है? अक्षांश कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। इसका सी ऑप्शन होगा, सी 1/5। अच्छा, ये रहा अक्षांश, ये यहाँ पर है। कलकत्ता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है क्योंकि अक्षांश सूर्य से संबंधित है, तो ये विषुवत रेखा के अधिक पास है, इसलिए अधिक गर्म है। हिमपात तो तुंगता के कारण ही होगा, ऊंचाई के कारण होता है। और पश्चिमी पंजाब में जो
पश्चिमी बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती जाती है। इसका कारण देखते हैं क्या है। देखो, उत्तुंगता के कारण हिमपात होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की पूर्वी शाखा आरकोमा योमा आर आर आराकानजोमा एवं दक्षिणी हिमालय ढलानों से टकराकर पश्चिम की ओर मुड़कर पंजाब तक जाती है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, आर्द्रता कम होते जाने के कारण वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। तो ये वाला होगा, यहाँ पे होगा पश्चिमी बंगाल से पंजाब की ओर जाते जाते वर्षा कम हो जाती है। ये है समुद्र से दूरी, क्योंकि समुद्र से दूरी जितनी ज्यादा होगी, आर्द्रता उतनी कम होगी। और सतलज गंगा मैदान शीतकालों में वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से जब लौटता हुआ मानसून आता है तब होती है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसको एक बार ये आप चाहे तो एक बार और देख सकते हैं। भारत के आंध्र शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है। तो प्रणामक चिन्ह है। मौसम नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। मौसम नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना करना। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना कब अब क्रियान्वित है? 21 जिलों में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग का पर्याप्त विकास नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीने में होती है। बिल्कुल, वर्षा 4 महीने में होगी तो जल स्तर कम हो जाएगा ना नदियों का। इसी कारण इसका विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए ए और आर दोनों सही है, और ए आर की व्याख्या भी करता है। ए ऑप्शन ही सही होगा। आप चाहे तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। कभी कभी कोई ऑप्शन होता है, कभी कभी कोई प्रश्न ऐसा होता है जिसका हम लोग सही उत्तर लगाने में मतलब कि या तो याद नहीं आता है या तो हमें पता नहीं होता है। तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। चेरापूंजी स्थित खासी में, यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है चेरापूंजी में। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा चेन्नई में होती है। चेन्नई। अगला देखते हैं। चेन्नई में ज्यादा वर्षा होगी। उसके जो उत्तर पूर्वी जो आती है ना मानसूनी हवाएं, जो लौटता हुआ मानसून आता है, तब यहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है। अब शीतकालीन वर्षा को देखते हैं। सीधा प्रश्न पे ही चलते हैं, या आप चाहे तो ये मैप में देख सकते हैं। बाकी सीधा प्रश्न। शीतकालीन वर्षा यहाँ पे होती है, और यहाँ पे होती है इधर तमिलनाडु के तट पर शीतकालीन वर्षा होती है। तमिलनाडु, केरल और इधर कर्नाटक के तट पर, और इधर भी शीतकालीन वर्षा होती है। हम लोग सीधा प्रश्न चल रहे हैं, ज्यादा समझ में आएगा। भारत के उत्तरी मैदान में शीत वर्षा में वर्षा होती है। तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। इसका एक बार पढ़ लेते हैं। भारत में उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होती है। ये बाह्य उष्णकटिबंधीय गर्त होते हैं। इनकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर से होती है। जो इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति भूमध्य सागर और अटलांटिक जो सागर है ना, वहां से होती है, जहाँ से ये आर्द्रता ग्रहण करते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं के लिए अत्यधिक लाभकारी है। अब हम लोग प्रश्न देखते हैं सीधा। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। तो ये क्षेत्र है पंजाब और तमिलनाडु। अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में भी ये वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश जिन कारणों से होती है, तो वह है पश्चिमी। तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून आता है। अधिकांश वर्षा इसी के कारण होती है।
प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहते हैं। बिल्कुल शुष्क रहते हैं क्योंकि यहाँ पे छाया क्षेत्र बन जाता है। एक शाखा ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए सीधा यहाँ मेघालय जो है गारो खासी जनता से टकरा के यहाँ पे वर्षा करती है, लेकिन ये तमिलनाडु के तट से नहीं टकराती हैं। तो ये ऐसे चली जाती है और बाकी शाखा ऐसे चली जाती है, पश्चिमी घाट से होते हुए ये उत्तर की ओर चली जाती हैं, उत्तर पूरब की ओर चली जाती हैं, इसलिए यहाँ पर वर्षा बहुत कम हो पाती है। तमिलनाडु में वर्षा उत्तर पूरब से जो उत्तर पूरब से वर्षा आती है ना, मानसूनी जो लौटती हैं, तो ये बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती हैं। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून को अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ये दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए सी आंसर होगा। सी नहीं, डी आंसर होगा, क्योंकि यहाँ व्याख्या नहीं करता लिखा है, बाकी डी में लिखा है व्याख्या नहीं करता। देखिए ऐसी गलती हम लोग एग्जाम में भी करते हैं, तो भैया ऐसी गलती मत करिए जैसे मुझसे हो जाती है, क्योंकि मुझसे तो ऐसी गलती बहुत होती है, लेकिन इस बार हमें सुधार करना है। सर्दियों के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है, ये बिल्कुल बात सही है। शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, तो ये भी सही है। तो ए और आर दोनों ही है, लेकिन व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल व्याख्या कर रहे हैं। आप चाहें तो इसका प्रश्न पढ़ सकते हैं, इसका व्याख्या पढ़ सकते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। शीतकाल में भारत में मानसून के निवर्तन के कारण उत्तर पूर्वी मानसून के कारण भारत के अधिकांश हिस्सों में वर्षा नहीं या बहुत कम होती है। हालांकि इसके कारण कोरोमंडल तट पर पर्याप्त वर्षा होती है। उत्तर भारत में शीतकालीन हल्की वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा होती जाती है। जाड़ों में उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। भारत में उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, ये तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है ना। वर्षा तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। देखते हैं, इसका बी ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। जो उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, कोरोमंडल तट पर, इसलिए ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें स्टार लगा हुआ है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, कर ही लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? यही तमिलनाडु में होती है। इसमें तमिलनाडु के साथ साथ ये केरल में भी होती होगी। हालांकि केरल एवं तमिलनाडु में इस दौरान अधिक वर्षा होती है, इसीलिए इसमें स्टार लगा हुआ है। केरल में भी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? यह कोकर तट के अंतर्गत देखते हैं। इसमें पूर्वी कर्नाटक है, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक है, दक्षिण पूर्वी केरल है और उत्तर पूर्वी मानसून से प्रभावित होते हैं। मतलब ये दक्षिण पूर्वी कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी केरल और तमिलनाडु भी और दक्षिण आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु इन क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर वर्षा होती है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो ये दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक तो था, ये दक्षिणी आंध्र प्रदेश भी था और तमिलनाडु तट भी था, इसलिए ए सी डी होना चाहिए, तो बी ऑप्शन में है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिचक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न ताप वाली प्रतिचक्रवात स्थितियां पैदा होती हैं। इसके पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी, ए सही है, आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि व्याख्या देखना जरूरी है इसकी। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है।
भारत में पहले से ही प्रति चक्रवात दशाएं मौजूद रहती हैं, जिसका शीतकाल की वर्षा से कोई संबंध नहीं है। प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। इस प्रकार कथन एक सही है। कथन ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा होती है? तो ये होती है दक्षिण में। इधर दक्षिण में होती है तो पश्चिमी, उत्तर पश्चिम में और दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पूर्व में, ना कि दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम में तो और उससे दक्षिण पश्चिम मानसून होती है। यहाँ ए और डी होगा, ए और डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़ों में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। ये होती जाती है कम से कम पश्चिम से पूरब की ओर। बी ऑप्शन सही है। देखिए यूपी पीसीएस में इस टॉपिक से कितने सारे प्रश्न पूछे हैं, इसलिए प्लीज आप जो क्लास को सीरियस लीजिए। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होता है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से से जाड़े की वर्षा का कारण बनता है। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूरब की ओर कम होती जाती है, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून की विपरीत स्थिति है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में जब कभी कभी जाड़ों में वर्षा होती है ना, तो ये भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होती है। भारत में रबी की फसलें की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। इन राज्यों में रबी फसलों की समानता सर्दियों के दौरान पश्चिमी कटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करती है। बिल्कुल नहीं, तो पश्चिमी विक्षोभ था, ना कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा और दूसरा ऑप्शन सही नहीं होगा, इसलिए बी ऑप्शन होना चाहिए। पहला सत्य है और दूसरा असत्य है। आप चाहे तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं रोक के, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो ये था पश्चिमी विक्षोभ। अगला, अब ये लास्ट प्रश्न था। अब प्राकृतिक आपदाएं देखते हैं। इसमें से जो भी प्रश्न आएगा हम लोग देखते हैं। ये देखिए, भारत के भूकंपीय क्षेत्र, सबसे ज्यादा भूकंप यहाँ इस क्षेत्र में आता है, जहाँ पर ये ऐसे ये जालीनुमा है और यहाँ पे कक्ष का किरण है। यहाँ पर भी आते हैं, पर कक्ष का किरण है, कक्ष का रण जो है, यहाँ पे ज्यादा बाढ़ आती है। और बाढ़ नहीं, भूकंप ये क्षेत्र। और यहाँ पे अंडमान और निकोबार में भी खूब सारा भूकंप आते हैं। ये जितने भी जोन है ना, ये वाले 5 जोन में के अंतर्गत है, जहाँ पे अति प्रचंड भूकंप आते हैं। और जो गहन तीव्र क्षेत्र है, तो जितनी भी लेटी हुई ये वाली जो रेखाएं है ना, ये वाली, यहाँ पे ये चौथे जोन पे आता है, जहाँ पे गहन तीव्र क्षेत्र है। और जो मध्य तीव्र क्षेत्र है, तो ये वाले जो है ना, यहाँ पे ये मध्य, जहाँ पे बहुत कम मतलब आते हैं, लेकिन बहुत कम क्षेत्र यहाँ पे भूकंप आते हैं। और सबसे कम भूकंप आते हैं जहाँ पे खड़ी रेखाएं होंगी, जैसे यहाँ पे ये दक्कन का पठार, ये यहाँ पे जो पठारी एरिया है, वहाँ पे बहुत कम अल्प तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। चलिए हम लोग सीधा प्रश्न से सॉल्व करते हैं, क्योंकि प्रश्नों से हमें ज्यादा समझ में आएगा। बिना प्रश्न पढ़े तो हमें ज्यादा समझ में आता नहीं है, इसलिए प्रश्न पहले पढ़ते हैं, फिर हमें समझ में आएगा। सन 2004 में सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? ये था कोरोमंडल तट। अगला देखते हैं, हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट क्षेत्रीय प्रभावित हुआ था? ये था आंध्र प्रदेश तट। ज्यादातर इधर जो बंगाल की खाड़ी है ना, इधर ज्यादा ही तट आते हैं। उड़ीसा भी प्रभावित रहता है। उड़ीसा में तो बहुत ज्यादा जो है चक्रवात आते हैं। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। सुनामी वार्निंग सेंटर जो है हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद। अगला देखते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है, ये है नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विभाग ये नई दिल्ली में स्थित है।
अगला देखते हैं प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश। बाढ़ और भूकंप। भूकंप तो हिमालय के गिरिपात क्षेत्र में आता है और बाढ़ बाढ़ तो इधर बिहार के क्षेत्र में ज्यादा आती है ना। तो इसका ए का देखते हैं। देखिए बी का तो ए वन होगा, ये तो पक्का है क्योंकि भूकंप जो है हिमालय के गिरिपात क्षेत्र में आते हैं, जो जोन 5 में है ना ये वाला। अभी हम लोगों ने देखा था सूखा और बाढ़ जो है उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में बाढ़ बहुत आती है, तो इसलिए जो ए था ना उसका 3 होगा। ए का 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, और बी का 1 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब यहाँ पे देखना होगा चक्रवात जो है, चक्रवात 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 जो है अभी इसमें हम लोगों ने देखा था ऑप्शन में क्या था चक्रवात में, झारखंड और उत्तरी उड़ीसा। उड़ीसा में तो बहुत ज्यादा चक्रवात आते हैं। चक्रवात 2 में होगा। चक्रवात ऑप्शन दो सिर्फ सी में है, तो ये रहा। और 4 जो है सूखा चक्रवात। तो चक्रवात ये तो गलत दिया। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने ही गलत कर दिया। ये भी ऑप्शन होगा क्योंकि चक्रवात तो उसी में आता है, लेकिन सूखा जो है ना मध्य भारत, सूखा जो है मध्य पूर्वी भारत में पड़ता है। मध्य पूर्वी भारत में चक्रवात तो उड़ीसा के तट पर आता है, और बाढ़ जो है बिहार के मैदान में, और जो भूकंप है हिमालय के गिरिपात क्षेत्र में। आप लोग इसकी चाहे तो व्याख्या पढ़ सकते हैं, लेकिन अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय में भूसंकलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है, इसीलिए तो हुई है। इसलिए ए और दो दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? क्योंकि बंगाल की खाड़ी अधिक गर्म होती है। अब बंगाल की खाड़ी के अधिक गर्म होने के कारण जो है चक्रवात अधिक बनते हैं, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चक्रवात आते हैं। यही ऑप्शन सही होगा। ये देखिए, आप चाहे तो व्याख्या पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होते हैं। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट अधिक प्रभावित है, क्योंकि यहाँ पे जो पूर्वी तट में बंगाल की खाड़ी जो है जो अधिक गर्म होती है, इसके कारण। भारत का पूर्वी तट उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों की मेखला में पड़ता है। इसका पहला तो सही है, लेकिन इसका इससे संबंध नहीं है। लेकिन देखते हैं इसका ऑप्शन सही क्या होगा। इसका बी ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करते। इसका बी ऑप्शन सही होगा। भारत के पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों की मेखला में है, लेकिन इसका ये कारण नहीं है कि इसके लिए ही चक्रवात आते हैं। चक्रवात तो इसलिए आते हैं क्योंकि बंगाल की खाड़ी बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। तो ज्यादा गर्म होगा तो हवाओं जो है निम्न दाब से उच्च दाब की ओर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेंगी, वो बार बार ऐसे घूमेंगी, सर्कल में घूमेंगी, तो चक्रवात उत्पन्न होगा। अगला देखते हैं। महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रवाहित होने की संभावना है। ये बात सही है, क्योंकि बांध एवं पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है, जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। तो ये कारण और कथन दोनों ही सही होगा, और इसकी व्याख्या भी कर रहा होगा। देखिए ए बिल्कुल दोनों ही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? तो ये आती हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में सबसे ज्यादा आती हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्था की स्थापना जहाँ की जा रही है वह है लातूर, महाराष्ट्र में। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान लातूर, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्र भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो ये नहीं आता है कर्नाटक का पठार, बाकी हिमाचल प्रदेश और कच्छ और उत्तराखंड आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। इसकी व्याख्या से हमें आगे सब समझ में आ जाएगा, आगे के प्रश्न भी हो जाएंगे। भारत मौसम विभाग, विज्ञान विभाग तथा अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत का भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन कोड तैयार किया है, जो कि भारत की भूकंपीय
क्षेत्रीयकरण मानचित्र मैप का नवीन संस्करण है। इसमें भारत के भूक्षेत्र को भूकंपीय प्रवणता क्षेत्र के चार में बांटा गया है, 4 जोन में बांटा गया है, लेकिन वो 2 से शुरू होता है। अल्प तीव्र जोन जहाँ पे सबसे कम आता है, सबसे कम आते हैं। दूसरा है मध्य तीव्र जोन जो थोड़ा सा ज़्यादा आता है, और गहन तीव्र जोन जो चौथा स्थान है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है। और अति प्रचंड तीव्र जोन जो जहाँ हिमालय वाले क्षेत्र है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है भूकंप, इसलिए इसे अति प्रचंड तीव्र जोन में रखा गया है। चलिए हम लोग देखते हैं, इसके हम लोग व्याख्या में समझ में आएगा। जो क्षेत्र जोन 5 है ना, इसको IS कोड के तहत क्षेत्र जोन फैक्टर 0.36 दिया गया है, अर्थात इस क्षेत्र में किसी संरचना पर भूकंप के फलस्वरूप पृथ्वी त्वरण का 36% एक तथा 36 त्वरण अद्भुत हो सकता है। यह अत्यधिक उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र है। भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं बिहार राज्यों के कुछ भाग, कक्षकरण और अंडमान और निकोबार समूह तथा उत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्र इस क्षेत्र में आते हैं। इसमें से देश का कुल भाग जो है क्षेत्र 5 में लगभग 11% या 10.9% भाग क्षेत्र 5 जोन में आता है। अगला है क्षेत्र 4 जोन 4 में, इसका क्षेत्र कारक IS कोड के तहत 0.24 है। देश की राजधानी दिल्ली सहित भारतीय गंगा मैदान क्षेत्र, शेष हिमालय, गुजरात के भाग, महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र एवं सिक्किम शामिल है। इसके कुल जो भूभाग है, इसके अंदर कुल भूभाग 17% जो लगभग 17% आता है। और क्षेत्र जोन 3 का क्षेत्र कारक 0.16 है। यहाँ पे लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट एवं प्रायद्वीपीय भारत का ब्रज क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित गंगा मैदान का दक्षिणी भाग इसी क्षेत्र में है। यह क्षेत्र भारत के 30.4% भूभाग को समाहित करता है। और जो क्षेत्र 4 है ना, जो क्षेत्र 2 है, इसका क्षेत्र कारक 0.10 है। पूर्व के जोन 1 एवं 2 को एक में समाहित कर अब जोन 2 का निर्धारण किया गया है। इसमें भारत का लगभग 31% भूभाग, मतलब सर्वाधिक जो है जोन 2 में है, 41% है, 41% भूभाग क्षेत्र आता है। प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र में है, जैसे कर्नाटक पठार प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही है आता है। यह सबसे कम भूकंप प्रभावित मेखला में है, मतलब जो सबसे कम जो भूकंप क्षेत्र है, जो पठारी एरिया है ना, वहाँ पे सबसे कम भूकंप आते हैं। वो जो पठारी एरिया जोन 2 में है। और जोन 2 में जितना क्षेत्र है, भारत का लगभग 41% क्षेत्र है। और सबसे ज्यादा जोन 2 में क्षेत्र है, उसके बाद 3 में है, उसके बाद 4 में, उसके बाद 5 में। ये घटता हुआ क्रम है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? वह 4। अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी प्रश्न देखते हैं, बहुत लंबा समय हो गया है तो ये इसमें स्टार लगा हो, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। भुज को 4 जोन में, हैदराबाद के 2 और श्रीनगर को 4थे जोन में, चेन्नई को 3रे जोन में है बांटा गया है। अगला देखते हैं, पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटी की गहराई कम हो गई, तभी तो बाढ़ की बारंबारता बढ़ी। इसे R और A दोनों सही और व्याख्या भी कर रहे हैं, तो इसलिए A ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अब जल्दी हमको प्रश्न देखना होगा। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है, तो यह बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। आप जो कोसी नदी है बिहार का शोक भी कहलाती है बाढ़ आने के कारण। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पूर्वी क्षेत्र जो बिहार से लगा हुआ है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन से कथन सही है? प्राकृतिक आपदा सर्वाधिक क्षति विकासशील देश में करती है। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, ये भी सही है। आपदा प्रबंधन, भारत आपदा युक्त देश है, बिल्कुल आपदाएं तो भारत में आती रहती हैं बहुत ज्यादा। मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं, ये भी सही है और पहला भी सही है, इसलिए 1, 2, 4 होना चाहिए, इसमें 4 भी जोड़ लीजिए।
ए ऑप्शन सही होगा। लेकिन जब ये प्रश्न दिया गया था ना तो ये वाला प्रश्न नहीं जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में सभी हैं, जिसे स्टार भी लगा हुआ है। इसको छोड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र, बाढ़ से उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदान हैं। भूकंप सबसे ज्यादा हिमालय क्षेत्र में आता है। सूखा पड़ता है मध्य एवं पश्चिम एवं मध्य भारत के क्षेत्रों में। और जो सुनामी है ना, सुनामी दक्षिण भारत का दक्षिण तटीय क्षेत्र में आती है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फिर से। बाढ़ जो उत्तर प्रदेश और बिहार में, भूकंप हिमाचल प्रदेश में, हिमालय क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश में हिमालय क्षेत्र, सूखा पश्चिम मध्य भारत के क्षेत्र में, और सुनामी भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र। समुद्री चक्रवात तूफान तोकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? तो ये हुआ था अरब सागर में। अगला प्रश्न देखते हैं। मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है? तो ये है स्थानीय तापांतर। स्थानीय तापांतर के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई महीने में उत्पन्न होते हैं। हाल में समाचार में चर्चित ओखी क्या है? इसको छोड़ देते हैं, दोबारा नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये करंट से संबंधित था। इसको देखते हैं। इनमें से कौन से चक्रवात ने नवंबर दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय भाग को प्रभावित किया था? तो ये था फेंगल जो था ना, इसने प्रभावित किया था। बस जो वर्तमान में जितने भी चक्रवात आए हुए हो 2026 में आप लोग उसको देख के जाइएगा, क्योंकि चक्रवात से संबंधित ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था? तो ये आया था तोकते। अगला प्रश्न। अब मिट्टियां, काली मिट्टी को देखते हैं, मिट्टी से संबंधित प्रश्न देखते हैं। अब जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इसमें भी आए हुए हैं। इतनी भी जल्दी नहीं है, हम लोग पढ़ के चलेंगे। मतलब ये है कि हम लोग स्पीड से देखेंगे प्रश्न। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपेक्षा के कारण निर्मित हुई है? तो जो रेगूर मिट्टी है इसी को काली मिट्टी बोलते हैं। ये जो है ये जो है लावा से, बेसाल्टिक लावा से निर्मित हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है। भारत में रेगूर मिट्टी का निर्माण मुख्यतः बेसाल्टिक चट्टानों की अपक्षय के कारण हुआ है। इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टी दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र, ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? देखिए, महाराष्ट्र में पाई जाती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसकी अपेक्षा से हुई है? ये हुई है दरारी विदरी फिशरी ज्वालामुखी चट्टान द्वारा। मतलब दरारी जो उद्भेदन होता है विदरी, उसी के द्वारा हुई है। अगला देखते हैं। रेगूर किसका नाम है? रेगूर काली मिट्टी का नाम है। सी ऑप्शन सही होगा। रेगूर मिट्टी सबसे ज्यादा मिलती है महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? रेगूर नाम से जानी जाती है। डी ऑप्शन सही होगा। दक्षिण ट्रैप की रेगूर मिट्टी काली होती है, उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पहला तो सही है, लेकिन ये इसमें डाउट है। ह्यूमस तो ज्यादातर मिट्टियों में कम मात्रा में पाया जाता है अपने इंडिया में। पहला तो सही है, लेकिन ए सही है और आर गलत है। बिल्कुल सही है। ए सही है। ए कहाँ? डी सी ऑप्शन होगा। ए सही है, आर गलत है, क्योंकि ह्यूमस की मात्रा प्रचुर मात्रा में नहीं है, हमेशा कमी होती है। अब देख लेते हैं। दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी को रेगूर या रेगूर के नाम से भी जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट अधिकतम और जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी ज्यादातर मिट्टियों में पाई जाएगी। इसलिए पहला ऑप्शन सही था, दूसरा ऑप्शन गलत था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक मिट्टी उपयुक्त है? तो रेगूर मिट्टी, काली मिट्टी बोलते हैं रेगूर मिट्टी को। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नहीं, अभी देखा था नहीं। ए ऑप्शन सही होगा, लेकिन आर गलत होगा। ए सही है, आर गलत है।
बिल्कुल सही सही होगा। हम लोगों ने पढ़ लिया इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है। इसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बिल्कुल नहीं, इसकी कमी होती है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत, सी ऑप्शन सही होगा। देखा कितनी बार पूछा गया है और रिपीट भी हुआ है, इसलिए मैं कहती हूँ घटना चक्र जरूर लगा के जाइएगा भैया। अगर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो घटना चक्र लगाए हुए बिल्कुल मत जाइएगा। इधर उधर क्लासेस करने से अच्छा है कि हमें वो क्लास करनी चाहिए जिससे सच में प्रश्न आए। तो आप लोग इधर ये टेस्ट से ले लो, वो टेस्ट से ले लो, यहाँ से प्रश्न देख लो, वहाँ से प्रश्न देख लो, ऐसा मत कीजिए। ऐसा सिर्फ टाइम ही वेस्ट होता है। ऐसे में आप एक ऑथेंटिक सोर्स लीजिए जहाँ से हमें पता है कि प्रश्न आएंगे, तो हम लोग क्यों ना उन्हीं बुकों को पढ़ें जिससे प्रश्न आए, उन्हीं को सॉल्व करें जो पूछे गए हों। क्यों हम लोग इधर उधर भागे? इसलिए प्लीज मेरी बात मानिए और इसको घटना सच को जरूर सॉल्व कीजिए। मैं नहीं कहती ये एक क्लास देखिए, आप लोग खुद मंगाइए, खुद सॉल्व कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? मतलब स्वतः जोती हुई मिट्टी किसे कहा जाता है? वो है कपास की काली मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ये है काली मिट्टी, जिसे रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं। काली मिट्टी ए होगा। लावा मिट्टी पाई जाती है, ये मिलती है मालवा के पठार में। पश्चिमी भारत की काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। मालवा का पठार इस दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं। मालवा का पठार की प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी। अगला देखते हैं। इस मृदा को सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है। वह कौन सी है? वह काली मिट्टी है। काली मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है और ये पानी को रोके रखती है। अगला प्रश्न देखते हैं। जल्दी प्रश्न देखते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है राजमहल पहाड़ियों में। राजमहल पहाड़ी है ना, यहाँ पे पाई जाती है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? इसमें काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये सही नहीं है, यहाँ पे नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ ये प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं। अब लेटेराइट मिट्टी से जो भी प्रश्न आए होंगे उसको देख लेते हैं। मिट्टियों से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको देख लेते हैं। देखिए लेटेराइट मिट्टी वहां पर पाई जाएगी जहाँ पर वर्षा भी अधिक हो और तापमान भी अधिक हो। इसलिए देखिए मेघालय में अधिक वर्षा होती है ना, इसलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये लेटेराइट मिट्टी है। यहाँ पश्चिमी घाट में देखिए यहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी है। यहाँ जहाँ बीच बीच में ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे भारी वर्षा होती है तमिलनाडु में। यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। जहाँ पर उच्च ताप होगा और उच्च वर्षा होगी वहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। बाकी हम लोग प्रश्नों में देखते हैं, प्रश्नों में व्याख्या में पढ़ेंगे बाकी इसकी विशेषताएं। भारत की लेटेराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है देखना है। ये साधारणतः लाल रंग की होती है, सही है। वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है। नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है, ये देखना पड़ेगा क्योंकि ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन तो सब में कम होता है, इसलिए ये दो तो ऑप्शन गलत होना चाहिए। ये देखते हैं। इसका राजस्थान और उत्तरी भारत नहीं, ये भी नहीं है। और राजस्थान में कहाँ से इसका विकास हो जाएगा भाई? इन मिट्टियों में टेपकियो और काजू की अच्छी उपज होती है। हाँ बिल्कुल से काजू की अच्छी उपज होती है। तो 1 और 4 ऑप्शन होना चाहिए, सी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा मेघालय शायद पश्चिमी घाट में थी। और नाइट्रोजन की तो सारी मिट्टियों में कमी है, इसलिए 2 की ऑप्शन नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। देखिए जैसे मैंने इस प्रश्न को हल किया वैसे आप लोग भी हल कीजिएगा उस पेपर में, क्योंकि यही होता है कि आपको जो पता हो ना पहले आप उसको काटेंगे तो आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आसानी होगी। अगला प्रश्न देखते, इसके उत्तर पढ़ते हैं, व्याख्या पढ़ते हैं। लेटेराइट मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। यह मिट्टी सामान्यतः लोहे तथा एल्युमिनियम में समृद्ध होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना तथा जैविक पदार्थ की कमी होती है। इस मिट्टी का विकास केरल, महाराष्ट्र, मेघालय आदि क्षेत्रों में होता है। कहाँ है? केरल में है। महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में भारी वर्षा होती है, केरल में भी होती है। अतः यहाँ प्रायः कम उर्वरता वाली मिट्टी होती है, क्योंकि इतने ज्यादा वर्षा होती है तो ऊपर की मिट्टी जो है उसका निस्क्षालन हो जाता है।
किंतु उर्वरकों के प्रयोग से इसमें कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा, पेटियोका और काजू आदि की कृषि की जाती है। अगर लेटेराइट मिट्टी अगर एक बार खत्म हो गई, अगर कट गई ना, इसको बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मतलब बनाना मतलब जैसे लेटेराइट मिट्टी में अगर कोई पेड़ है, अगर वो कट गए ना तो वहाँ पे दोबारा पेड़ उगना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका कारण क्या है कि ऊपर वाली जो सतह वाली जो मिट्टी रहती है, उपजाऊ मिट्टी रहती है ना, उससे वो भारी वर्षा के कारण वो कट जाती हैं। इसलिए जो है दोबारा पेड़ों को उगना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए लेटेराइट जहाँ पर मिट्टी हो वहाँ पे पेड़ बहुत ज़्यादा नहीं काटने चाहिए। ये आप जब मिट्टियाँ पढ़ेंगे ना, जब तब आपको समझ में आएगा। जब आप मानसून वगैरह पढ़ेंगे तब उसमें भी बताया जाएगा आपको। लेटेराइट मृदा लेटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। ये बिल्कुल सही है। उच्च ताप होना चाहिए, भारी वर्षा होगी तभी ये लेटेराइट मिट्टी का विकास होगा। लेटेराइट मृदा ह्यूमस समृद्धि होती है। वह पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा में पाई जाती है। पश्चिम बंगाल में तो हाँ है, पश्चिम बंगाल में भी थी, उड़ीसा में और असम में भी थी, लेकिन इसमें ह्यूमस की जो है मात्रा अधिक नहीं होती है, इसमें भी कमी होती है। इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। इसका हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं। लेटेराइट मृदा मानसूनी समृद्ध मौसमी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु विशिष्ट मृदा है। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र उपक्षालन निक्षालन का क्रिया के परिणाम स्वरूप लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है, परंतु इस मृदा की उर्वरकता कम होती है, अर्थात इसमें ह्यूमस की कमी होती है। यह मृदा केरल, पूर्वी तमिलनाडु, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र, उड़ीसा, मेघालय, छोटा नागपुर, पठार आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लेटेराइट मिट्टी के विषय में सही है? सही देखना है। यह मिट्टी उच्च तापमान में भारी वर्षा के क्षेत्र में विकसित होती है। बिल्कुल, इस मिट्टी में लोह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की कमी होती है। भैया इसकी प्रचुरता होती, कमी नहीं होती, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। इसमें लोह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, इसी कारण से तो ये लाल होती हैं। इसका पढ़ लेते हैं। लेटेराइट एक मिट्टी और एक चट्टान दोनों है जो लोह एवं एल्युमिनियम में समृद्ध है और इसे आमतौर पर गर्म और गीले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गठित माना जाता है। यह मिट्टी अंतर्निहित मूल चट्टान की गहन और लंबे समय तक अपक्षय द्वारा विकसित होती है। आमतौर पर जब उच्च तापमान और वैकल्पिक गीली और शुष्क अवधि के साथ भारी वर्षा होती है। जहाँ पर भारी वर्षा और उच्च तापमान होगा वो वहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। आप ये कंसेप्ट जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? देखते हैं सही नहीं है। इसमें चूना एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये तो मतलब कि सारी मिट्टियों में है। यहाँ अच्छी नाइट्रोजन तो सब मिट्टियों में कम है, बाकी चूना तो एक आदि में हो भी। चूना जो है काली मिट्टी में जहाँ तक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह अच्छी निर्माण सामग्री प्रदान करती है, ये भी सही है। ये निक्षालन प्रक्रिया से प्रभावित होती है, ये भी सही है। ये नमी पोषक व अधिक चिकनी मृदा कारक होती है, ये सही नहीं है। बाकी ऊपर के सभी सही हैं। हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। इस मृदा की मुख्य विशेषता सूखा होने पर ईंट के समान कठोर तथा भीगने पर मुलायम और फिसलने वाली हो जाती है। यह मिट्टी नमी पोषक व अधिक चिकनी मृदा कारक नहीं होती है। और इसमें जबकि इस मृदा में नाइट्रोजन, चूना, फास्फोरस, पोटेशियम एवं जैविक पोषक तत्वों पदार्थ की कमी होती है और लोह और एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है यहाँ पे। अगला देखते हैं। पश्चिमी बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश में शुद्ध आरोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है, ये तो सही है। अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मरखला लेटेराइट प्रकार की है, तो ये गलत होगा। पहला तो सही है, इसमें सी होना चाहिए, पहला सही, आ गलत, सी होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। सी सही है, आ गलत है। आप चाहे तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेटेराइट मिट्टी मिलती है महाराष्ट्र में। यहाँ इनमें से कोई नहीं है। महाराष्ट्र में क्योंकि बारिश अधिक होती है इसलिए यहाँ पे भी मिलती है। लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है, तो ये सबसे ज़्यादा तो ये
लेटराइट मिट्टी मालाबार तटीय प्रदेश में मिलती है। मालाबार तटीय प्रदेश इधर पश्चिमी घाट, ये मालाबार का जो क्षेत्र है ना ये वाला, यहाँ पे मिलती है क्योंकि यहाँ पे तापमान भी उच्च है और बारिश भी अधिक होती है पश्चिमी घाट में। निम्नलिखित निम्नलिखित कथनों में कौन लेटराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है? ये अर्ध अपक्षालित देशों की मिट्टी है, ये सही है। ये मिट्टी की अपक्षालिता मिट्टी है, ये बहुत ही अपक्षालिता मिट्टी है, ये भी सही है। इनकी उर्वरता कम होती है, ये भी सही है। इसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसमें चूना की कमी होती है। इसमें लोहा और एल्युमिनियम की प्रचुर मात्रा में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरेक होने के कारण अनुवर हो जाती है? ये है लेटेराइट मिट्टी। लोहे की प्रचुरता लेटेराइट मिट्टी में पाई जाती है। अब जलोढ़ मिट्टी से संबंधित प्रश्न कर लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी से कुछ संबंधित आंकड़े हैं, देख लेते हैं। इसमें जलोढ़ मिट्टी जो है अपने देश में लगभग 45% भाग में फैली हुई है। ये नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और महानदी, कृष्णा, कावेरी घाटी एवं डेल्टाओं में फैली हुई है। हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों की अपेक्षा अपरदन द्वारा प्राप्त मलबों के निक्षेपण से हुई है। इसका रंग हल्के धूसर से भस्मी धूसर के बीच और गठन रेतीली से गाढ़ी डोमती के बीच होता है। यही इसमें ज्यादा इसके देखते हैं इसकी प्रचुरता किस चीज में है। दोमट मिट्टी जो है ना, इसमें पोटास, चूना और जैव पदार्थ की प्रचुरता होती है। दोमट मिट्टी में याद रखिए, जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी में चूना की अधिकता होती है, याद रखिए, क्योंकि ये प्रश्न से कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। याद रखिए, जलोढ़ मृदा में पोटास और चूना और जैव पदार्थ की मात्रा पर्याप्त होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस जो है ना, इसकी कमी होती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी ज्यादातर अपनी भारत की मिट्टियां है ना, उसमें कमी ही है। अगर नाइट्रोजन देगा तो आप देख लीजिएगा उसकी कमी ही होगी। जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा सामान्यतः निम्न से मध्य स्तर तक मिलती है। जो जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस जो है ना, इसमें मात्रा ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, ठीक ठाक है। सामान्यतः निम्न से मध्य में मिलती है। तो इस ऑप्शन को भी याद रखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना भी है और जो है जो एग्जामिनर फंसा भी सकता है, इसलिए इसको भी याद रखिए। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको मार्क कर दे रही हूँ, ताकि फलीदार फसलों की खेती से इनमें नाइट्रोजन की स्थिरीकरण संभावना है। मतलब जब हम लोग फलीदार सब्जी बोते हैं तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। बस इतना बहुत था। अब हम लोग सीधा इसका मैप देखते हैं, कहाँ कहाँ पर है। जहाँ पर भी नदियाँ हैं, नदियों जहाँ पर भी बहती हैं, वहाँ पर ये जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी बनी ही नदियों के अपरदन से है। वो नदियाँ जो अपने अपरदन करते हुए जो गाद लेके आती हैं, वो अपने किनारों पर मुहाने पर छोड़ देती हैं, तो वहाँ पे ये मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे अपने यहाँ गंगा, यमुना, जीवर बहुत ज्यादा है, तो मैदानी भाग में यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ से भी नदियाँ निकल रही हैं, पश्चिमी घाट में खूब सारी नदियाँ हैं, और इधर मध्य प्रदेश से लेके गुजरात तक में भी इस मिट्टी का विस्तार है। इधर पश्चिमी घाट में भी है। अब सीधा हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रश्न से समझ में आएगा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो भारत में जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ है। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा निर्मित है। लेटेराइट बारिश और तापमान के द्वारा निर्मित है। काली मिट्टी जो है लावा के द्वारा निर्मित है। लाल मिट्टी ही, लेटेराइट मिट्टी को ही लाल मिट्टी कहते हैं। इसमें सेम ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, तो ये बात तो सही है। जहाँ तक इसमें पूर्व से पश्चिम की ओर रेत की मात्रा घटती है, इसको मैं सही लगाती हूँ, बाकी देख लिया जाएगा। ये बांगर एवं खादर स्वरूप में होती है, बिल्कुल सही है। खादर बांगर और खादर से निर्मित है। ये मृदा देश की कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% हिस्सा में है, ये भी सही है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। वैसे तो सही पूछो तो ये प्रश्न भी सही भी माना जा सकता है, नहीं भी,
क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि फास्फोरस की मात्रा निम्न से ऊपर थी, निम्न से मध्य के बीच में थी, इसलिए इसको माना भी जा सकता है और नहीं भी। अब हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं क्या सही होगा, क्योंकि ऐसे हम लोग को नहीं समझ में आएगा ना। ऑप्शन देखते हैं क्या सही दिया होगा। इसमें डी है, इसको माना गया है तो इसमें डी लगा सकते हैं। लेकिन फास्फोरस की मात्रा बहुत कम नहीं है, निम्न से थोड़ी ज्यादा है। अगर ऐसा भी प्रश्न में है ना तो आप लोग प्रश्न को सही उत्तर लगा दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। भारत में सबसे बड़ी मिट्टी का वर्ग है, ये है जलोढ़। इसमें जलोढ़ नहीं है तो कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण नदी है, नदी नहीं मिट्टी है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मिट्टियों का कौन सा वर्ग भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है? जलोढ़ सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, इसको कहते हैं बांगर। पुरानी मिट्टी जो है बांगर कहलाती है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो सबसे कम जो होती है बलुई दोमट। बलुई दोमट की सबसे कम जल धारण क्षमता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोमट लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? इसमें मिलता है सभी प्रकार के कण। इसमें सभी प्रकार के कण मिलते हैं। जो दोमट मिट्टी है ना, इसमें बालू की 40% मात्रा है, और जो मृतिका है, क्ले है, वो 20% है, और जो सिल्ट है, सिल्ट के 40% मात्रा है। अब विविध मिट्टियों के प्रश्न भी देख लेते हैं। इस लेक्चर में हम लोग सारी मिट्टियों को देख लेंगे। तो चलिए हम लोग इस भारत की जो मैप दिया हुआ है इसको भी देख लेते हैं। जो पर्वतीय मिट्टी कहाँ पर पाई जाएगी? जहाँ पर पर्वत होंगे वहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। जहाँ जैसे यहाँ पे सब पर्वत है और यहाँ पर भी पर्वत है, इसलिए यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। जलोढ़ मृदा, ये सब जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। और ये जो है रेगिस्तानी एरिया है ना, यहाँ पे बलुई मिट्टी पाई जाएगी। जहाँ पर रेगिस्तान होगा वहाँ पर बलुई मिट्टी पाई जाएगी। ये जो यहाँ पे काला काला है ना, ये लेटेराइट मिट्टी है। जहाँ पे अधिक वर्षा उच्च ताप होगा वहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। काली मिट्टी दक्कन का पठार जो है, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। जहाँ पे लावा से बनी हुई मिट्टी काली मिट्टी है। और लाल मिट्टी, लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी इसमें अलग दी हुई है। अब सीधा हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कह रहे हैं, सीधा हम लोग इसका प्रश्न देखते हैं। मिट्टी और राज्य देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो उत्तर प्रदेश से संबंधित होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपना जलोढ़ मिट्टी से संबंधित है। काली मृदा महाराष्ट्र से संबंधित है। लाल मृदा जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित होगी। और जो मरुस्थल है, मरुस्थल तो राजस्थान। तो डी का एक है कहीं, डी का एक सिर्फ डी का एक 2 जगह है इसमें और इसमें। जलोढ़ उत्तर प्रदेश का 1-2 है, 1-2 सिर्फ इसमें है, सिर्फ बी ऑप्शन होगा। और काली मृदा का 3 होना चाहिए, बी का 3 है। और 4 का सी का 4 लाल मृदा जो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। जलोढ़ उत्तर प्रदेश, देखिए जलोढ़ उत्तर प्रदेश, काली महाराष्ट्र, लाल आंध्र प्रदेश, मरुस्थलीय राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा के नाइट्रोजन को भरपूर कर देती है? ये है मटर। जितनी भी फलीदार दालें होती हैं वो सभी जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें इस प्रकार हैं। अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बोजो बीन्स और मटर, सोयाबीन, उड़द आदि। इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? ये उगाई जाती है उड़द, क्योंकि उड़द जो है दलहनी फसल है, इसलिए उड़द होगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का कारण क्या है? इस रंग का कारण है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। हम लोग इसको पढ़ते हैं। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्रिस्टलीय आग्नेय का यांत्रिक शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। देखिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ,
क्योंकि अभी मैंने शायद बताया था इससे पहले मैंने बताया था कि लाल लेटेराइट मृदा को लाल मृदा कहते हैं, ये गलत था, ऐसा नहीं है। वो मेरे दिमाग स्किप हो गया था, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे सही लिखा हुआ है, प्लीज उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं अपनी गलती को सुधार देती हूँ। लाल मृदा और लेटेराइट मृदा दोनों अलग हैं। लाल मृदा जो है इसका निर्माण जो है आग्नेय कायांतरित शैलों का विघटन से हुआ है, और जो लेटेराइट मिट्टी जो है वह उच्च तापमान और उच्च वर्षा से निर्मित हुई है, इसलिए दोनों अलग हैं। इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये लाल हो जाती है जब बारिश होती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजन रूप से यह पीली दिखाई देती है। अगला प्रश्न देखते हैं। लाल मृदा भारत के दूसरी सबसे बड़ी मृदा समूह को दर्शाती है। लाल मृदा काली मृदा के दक्षिणी, पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है। तो इसमें से ऑप्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि पहला तो मुझे गलत लग रहा है, दूसरा तो सही है। जहाँ तक पहला, क्योंकि जहाँ तक बी ऑप्शन बिल्कुल ए गलत है और आर सही है, क्योंकि लाल मृदा जलोढ़ मृदा के बाद भारत की तीसरी सबसे बड़ी मृदा समूह है। यह देश के लगभग 10% क्षेत्रफल पर विस्तारित है। इसका विस्तार मुख्यतः पश्चिम तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा एवं छोटे नागपुर पठार पर है। काली मृदा का विस्तार मुख्यतः दक्कन के पठार पर पाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण, पूर्व और उत्तरी दिशा से घेरे हुए हैं। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वह जस्ता। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हिमालय में सर्वाधिक वन आच्छादित है। हिमालय में वन तो सर्वाधिक आच्छादित है, लेकिन मिट्टियों में जो है ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता, इसलिए ए तो गलत है, लेकिन आर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर, जिसको करेवा बोलते हैं, केसर का एक स्थानीय प्रकार है, के उत्पादन के लिए उपयोग है। ये केसर के लिए उपयोग है। ये पाई जाती है कश्मीरी हिमालय में। करेवा जो है कश्मीर में पाई जाती है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त है? ये उपयुक्त है जाफरान नहीं है क्या इसमें? बी केसर बिल्कुल है, केसर बी ऑप्शन होगा। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? ये मिलता है चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में सबसे ज्यादा पौधे को जल मिलता है। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी से 50% से कम गाद 50% तक मृत्तिका में बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है, जिससे जल क्रांति हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? ये होती है मृत्तिका। आगे चार्ट में देख लेते हैं। मृत्तिका जो है क्ले का व्यास जो है 0.002 मिमी से कम होता है, जबकि गाद का व्यास जो है 0.002 मिमी से अधिक होता है, से लेके 0.05 मिमी के मध्य होता है। और तथा जो महीन बालू या रेत का व्यास क्या होता जो है ये 0.55 मिमी से लेके 2 मिलीमीटर के मध्य होता है। जो गाद है उसका 0.02 से लेके 0.05 तक मध्य जो गाद होती है, गाद का व्यास होता है। और जो बालू है उसका 0.05 से लेके 0.2 मिमी के मध्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मटासी मिट्टी, यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षाकृत अधिक तथा कहार मिट्टी की अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर पाई जाती है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। चलिए हम लोगों ने ये भी देख लिया, अब आगे देखते हैं। अब अम्लीय, अभी एक प्रश्न है, अभी इसको भी खत्म कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है? तो ये होता है भाटा मिट्टी का। अगला देखते हैं। अम्लीय एवं क्षारीय मृदा से संबंधित जो भी प्रश्न आए होंगे कर लेते हैं हम। बेशक ये क्लास लंबी हो रही है, हो जाने दीजिए, पहले हम लोग प्रश्न करके जाएंगे।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है। चूना का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। ऊसर मिट्टी को चूना का प्रयोग करके नहीं सुधारा जा सकता। इसमें शायद जिप्सम लगेगा, और ये जो चूना को हम लोग अम्लीय मिट्टी होती है ना, उसमें हम लोग चूना डालते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत होता है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ये ऑप्शन सही है। और इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है, तो ये भी सही है, इसलिए भी सही होगा। बाकी ऑप्शन 1 गलत क्यों है देखते हैं। ऊसर मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में जीवाश्म नत्रजन और जिंक की भारी कमी होती है। इसके उपचार के लिए पायराइट जिप्सम, बिल्कुल जिप्सम डाला जाता है। और ढेंचा जो होता है ना, ढेंचा हरी खाद होती है, ढेंचा जो अपने खेतों में उगाया जाता है, ढेंचा की हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की भूमि पर ऊसर सहनशील धान की प्रजाति जैसे इसको नहीं पड़ते हैं। और चूने का प्रयोग ऊसर मिट्टी के उपचार की जगह अम्लीय मिट्टी के लिए किया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो चूना का प्रयोग में अम्लीय मिट्टी के लिए किया जाता है, ऊसरी मिट्टी के लिए किया जाता है जिप्सम, पायराइट और ढेंचा का। इससे प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। सामान्यतः फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है, तो ये 6 से 7 या 6 से 7.5। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो लाइम का मतलब चूने का। अगला प्रश्न देखते हैं। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है, तो ये समाधान है जिप्सम का प्रयोग। जब क्षारी होगी तो जिप्सम डालेंगे, और जब अम्लीय होगी तो चूना। किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालिक हल है, तो ये है जिप्सम। अगला देखते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, तो ये पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। अगला देखते हैं। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र है, तो लवणीय मृदा सर्वाधिक गुजरात में पाई जाती है, और क्षारीय उत्तर प्रदेश में। लवण प्रभावित मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है गुजरात। मृदा का लवणी भवन मृदा के एकत्रित संचित जल के वाष्पीकृत होने के से पीछे छूटे नमक और खनिज से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवण भवन का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके द्वारा जो है ये कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में लवणीय मृदा फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, और लवणीय मृदा में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण कुछ शुष्क जलवायु में खराब जल निकासी है। इसका कारण क्या है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है, बिल्कुल सही है, ये इसका कारण है। और ये दोनों ही कथन और कारण दोनों ही सही हुए, और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, बिल्कुल सी ऑप्शन सही होगा। हम लोगों ने मिट्टी से संबंधित भी कर लिए हैं प्रश्न, बस एक और रह गया, इसको भी कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है, तो ये है अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी चाय के लिए उपयुक्त है, चाय बागानों के लिए। अगला अब हम लोग मृदा अपरदन एवं सुधार से संबंधित प्रश्न कर लेते हैं। देखिए इसमें जो है 186 पेज की पीडीएफ है। हम लोग इसको पूरा कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अगला देखेंगे। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसको इसी क्लास में खत्म कर लिया जाए, प्रश्न जितने भी हैं, क्योंकि हमें 7 दिन के अंदर पूरा करना है, तो हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है, तो ज्यादातर शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में ये इस मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है, क्योंकि वहां से नदियां प्रवाहित होती है ना। ये आप देख लीजिए, इसका हम लोग देख लेते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। दिए गए विकल्पों में शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। इसके अतिरिक्त भारत में मृदा अपरदन में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र क्रमशः इस प्रकार हैं। चंबल एवं यमुना का उत्खनन भूमि क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय का गिरिपात क्षेत्र,
और छोटा नागपुर का पठार, ताप्ती से साबरमती घाटी का क्षेत्र, मालवा का पठार, महाराष्ट्र महाराष्ट्र का काली मिट्टी क्षेत्र और हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन का अत्यधिक प्रभावित है? ये प्रभावित है चंबल घाटी। चंबल घाटी अत्यधिक प्रभावित है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिले में मृदा अपरदन की समस्या है? तो ये समस्या है मुरैना में। मृदा अपरदन की समस्या मध्य प्रदेश में मुरैना में है। चंबल घाटी के खड्डों को निर्माण के कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार का अपरदन होता है? ये अवनालिका अपरदन। पहले नालिका अपरदन होता है, छोटी छोटी नालियां बनती है, फिर बड़ी बड़ी नालियां बन जाती है, तो उसको अवनालिका बोलते हैं। तो ये जो खड्डे हैं ना, इस अवनालिका अपरदन का प्रारूप उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं को सही क्रम में पहचानिए? मतलब कि सही क्रम में लगाना है कि सबसे पहले जो है मृदा अपरदन में पहले असफाल्ट अपरदन होता है, फिर परत अपरदन होता है, फिर रील अपरदन होता है। नहीं, अवनालिका इसके बाद होता है। बिल्कुल, अवनालिका इसके बाद होता है। ऑप्शन ए सही होना चाहिए। पहले बूंदों से अपरदन होता है, फिर परत अपरदन और फिर रील अपरदन, मतलब नालिका अपरदन। ये रील को नालिका अपरदन कहते हैं, फिर अवनालिका अपरदन। तो यही ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं। यही ऑप्शन सही है। देखिए अपरदन कैसे होता है। सबसे पहले असफाल्ट अपरदन होता है, उसके बाद परत अपरदन, फिर रील अपरदन, फिर अवनालिका अपरदन, फिर धार चैनल अपरदन। जो रील अपरदन होता है, ये जब मिट्टी में छोटे व कम गहरी नालियां बन जाती है और उसके बाद जब बड़ी नालियां बन जाती है, उसके अवनालिका अपरदन कहते हैं। और जो परत अपरदन है, जब जल बड़े क्षेत्र में शीत चादर के रूप में बहकर ऊपरी मिट्टी की परत को बहा ले जाता है, तब परत अपरदन होता है। और जो बूंदों से अपरदन होता है ना, इसका असफाल्ट अपरदन कहते हैं। वर्षा की बूंदों की मिट्टी पर आघात से मिट्टी कणों के पृथक को बौछार या बूंदाघात अपरदन के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग सीधा इसकी प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रकार की क्षरण पर विचार करें तथा इस प्रकार के क्षरण के कारण क्षेत्र से मिट्टी के नुकसान को बढ़ते क्रम के संदर्भ में व्यवस्थित करें। तो सबसे ज्यादा बौछारों से क्षरण होता है जो खेतों में। पहले तो 2 आना चाहिए, उसके बाद परत अपरदन होना चाहिए, तो 2 के बाद 4 आना चाहिए। तो 2 4 कहाँ पे है? 2 4 सिर्फ सी में ऑप्शन में है। उसके बाद नालिका अपरदन होता है, फिर अवनालिका। तो सी ऑप्शन ही सही होना चाहिए। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा भी था, बिल्कुल सी ऑप्शन है। अगला देखते हैं, कृषि भूमि के किसके पौधे लगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्र से होता है? अपवर्दन अधिकतम तीव्र से होता है, तो ये शोघरम। अगला प्रश्न है, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरकता प्राप्त करने का नहीं है? तो ये नहीं है, बीज शोधन नहीं, बाकी फल चक्र और मिश्रित खेती और बहुफसली ये हैं। फल चक्र आवश्यक है। फल चक्र मिट्टी के उर्वरक शक्ति को वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऐसे प्रश्न तो आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार करना है। इसमें फसलों का हेर फेर, मतलब फसलों का चक्रण, ये भी है। बाढ़, वेदिका निर्माण और वायुरोधी। इसमें बालू का बाढ़ से कोई मतलब नहीं, लेकिन वेदिका निर्माण से तो है, और वायुरोधी से भी है। तो इसमें तो 1 3 2 4 तो होना ही चाहिए। तो 1 3 4 3 ऑप्शन में है। इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। अगर 1 2 होगा तो फिर इसका डी ऑप्शन होगा, लेकिन सी ऑप्शन है, बिल्कुल सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है वेदिका कृषि। ये क्या प्रश्न था? भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है वनोन्मूलन से, क्योंकि जब वनों को काटा जाता है तब मृदा जो है नष्ट होती है, इसलिए बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
मृदा अपरदन रोका जा सकता है, ये रोका जा सकता है वनों को लगाकर। अगला प्रश्न है मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वनों को लगाकर। वनारोपण द्वारा। वन नाश से तो मृदा का क्षरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के जल संरक्षण में सहायक कर सकती है? भूमि को कम या शून्य जुताई। बिल्कुल। खेती में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, ये भी है। फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, ये भी है। तो डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अब जो प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित प्रश्न है इनको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास बंद कर देंगे। आई होप कि आप अब तक बने हुए हैं। जितने भी लोग अब तक देख रहे हैं आप लोगों को सच में तहे दिल से धन्यवाद। मतलब आप लोग सच में सीरियस हैं तभी देख रहे हैं, नहीं तो और कोई हो तो बंद करके चला जाए। लेकिन यकीन मानिए आपको प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस से लगाया होगा ना तो आपको खुद ही पता होगा, तभी आप यहाँ तक रुके हुए हैं। चलिए, मेरा तो काम करवाना है तो मैं आपको पूरे प्रश्न करवा ही के रहूंगी। ये मैंने तो संकल्प ही लिया है कि 7 दिन के अंदर पूरी घटना से करवानी है तो करवानी है। अब देखते हैं कि ये हम लोग प्रश्नों को ये देखते हैं, वन देखते हैं, वनों का प्रकार है और कुल वन प्रकार समूह और क्षेत्रफल अपने देश में कितना क्षेत्रफल है इसका। तो सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं वे हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उसके बाद जो है आर्द्र पर्णपाती वन। सबसे पहले शुष्क पर्णपाती वन सबसे ज्यादा 40% लगभग, और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन लगभग 20% है। चलिए अब सीधा प्रश्न देखते हैं, क्योंकि प्रश्नों से हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि जो ये व्याख्या दी जाती है ना, सब प्रश्नों से संबंधित ही व्याख्या होती है। भोजपत्र वृक्ष मिलते हैं, ये मिलते हैं हिमालय में। भोजपत्र जो है वृक्ष है ये हिमालय में मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है? खैर। जो खैर जनजाति थी ना वो कत्था ही बनाती थी, इसलिए उनका नाम भी खैरवाद जनजाति पड़ा नाम। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती है इसमें, तो इसका सी लगाएंगे क्योंकि 20% था। अगर उष्ण अब यहाँ पे हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं। वो दूसरा नंबर है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरे सर्वाधिक विस्तृत वाले वन है। सागौन तथा साल उष्ण कटिबंधीय पर्णपातियों का या पतझड़ शुष्क एवं आर्द्र दोनों वन के महत्वपूर्ण उदाहरण है। सागौन और साल जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण हैं। अब हम लोग इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वृक्ष सदाबहार वन प्रकार का है? नहीं है, तो ये साल नहीं है सदाबहार वन, क्योंकि साल हम लोगों ने देखा था ये उष्ण पर्णपाती वन था, इसलिए ये नहीं है। बाकी जो देवदार है, सिल्वर फर है और ब्लू पाइन है, ये सदाबहार वन है। अगला देखते हैं, सागौन तथा साल किससे संबंधित है? तो उष्ण पर्णपाती वन है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन समूह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 40%, 43%, 43% है वैसे तो। हिमालय की पहाड़ियों श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन होता है। तापमान में गिरावट, बिल्कुल ये भी कारण है। वर्षा में बदलाव, ये भी है। मिट्टी की अनउपजाऊ होना, ये भी है। और तेज हवाओं से संबंधित क्या हो सकता है? लेकिन ऊपर के तो 1, 2, 3 संबंधित है। इसका ऑप्शन देखते हैं, बिल्कुल ए है। हवाओं से कोई लेना देना नहीं है। अगला देखते हैं, आप चाहें तो इसको रोक के पेश पढ़ लीजिएगा। हिमालय पर्वत के में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में भिन्नता पाई जाती है, दोनों सही है और दोनों व्याख्या भी कर रही, तभी तो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाएंगी। इसलिए आई और आर दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। देखिए, कॉमन सेंस से भी सवाल सॉल्व हो सकते हैं। जो भी हम लोगों ने पढ़ा यूपी पीसा 2025 में पूछा गया था, याद रखिए। ये रिपीट भी हो सकते हैं। इन जो व्याख्या पढ़ते हैं हम लोग उससे भी प्रश्न रिपीट होते हैं
ये जो प्रश्न है इनसे रिपीट होते हैं, इसलिए प्लीज इसको सॉल्व करके जाइएगा, चाहे खुद से करिए चाहे वीडियो देखिए कहीं से भी करिए, लेकिन करके जाइएगा। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत लंबी व्याख्या, इसमें कुछ ना कुछ होगा जो हमें अगले प्रश्न के लिए हेल्प करे। चलिए पढ़ते हैं। हिमालय में वनस्पतियों की विविधता स्पष्ट रूप से ऊंचाई के साथ बदलती है। बदलती जलवायु के कारण होती है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्रमशः घटता है, नमी व वर्षा हिमपात का स्वरूप बदलता है और ढाल मुखाभिमुखता के कारण धूप, छांव व नमी की स्थिति भी भिन्न होती है। इसी से जैव जलवायु के क्रमिक पट्टे बनते हैं। नीचे तराई, भाबर और शिवालिक में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय जैसे साल जो है से लेकर मध्य ऊंचाई पर उपोष्ण समशीतोष्ण वन, चीड़, बाज, ओक और देवदार फल। जो मध्य ऊंचाई में उपोष्ण समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं। तो देखिए इससे हम लोगों को एक फैक्ट ये मिला कि जो उपोष्ण समशीतोष्ण वन कौन कौन जो वन है उनमें से चीड़ और बाज, ओक और देवदार फल ये जो है समशीतोष्ण वन है। और जो साल है, साल जो है ये तो उष्ण पर्णपाती वन का उदाहरण है। यहाँ से हम लोग पढ़ लिया। तो आगे देखिए, इससे ऊपर उप अल्पाइन शंकुधारी और उच्चतम भागों में अल्पाइन घास भूभाग, पहाड़, झाड़ियां, वृक्षारेखाओं के ऊपर टुंड्रा सदृश वनस्पतियां मिलती हैं, जबकि हिमरेखा के ऊपर स्थायी वनस्पतियां नहीं पाई जाती, क्योंकि हिमरेखा के ऊपर इतना ज्यादा ठंडा है ना, तो वहां पर वनस्पतियां नहीं मिलती हैं, बहुत कम मिलती हैं, अगर होंगी बहुत कम होंगी। पूर्वी हिमालय में अधिक आर्द्रता के कारण सदाबहार और घने वन मिलते हैं, जबकि वृक्षाछाया क्षेत्र में ट्रांस हिमालय में शुष्क झाड़ीदार वृक्ष मिलते हैं। जहाँ पर बारिश ज्यादा होगी वहां पर सदाबहार वन मिलेंगे ही। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में होता है, ये होता है कम। ट्री लाइन या वृक्ष रेखा पर्यावास की वह सीमा है जहाँ पर वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं। पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन का मान लगभग 3600 से लेके 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में इसका मान जो है 3300 से लेके 3600 मीटर तक ही है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन का मान कम है। पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है, वे वन है। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण बेटियां निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? यह है देवदार। अभी हम लोगों ने देखा था ना, शीतोष्ण में देवदार था, और देवदार था, फर था, स्प्रू भी है और ओक भी था और सिडार भी है, चीड़ भी है। ये सब याद रखिएगा। चेस्टनट भी है, ये सब याद रखिएगा। ये पूछे जाते हैं बहुत बार, यूपी पीसीएस में पूछा गया और यूपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया है। ऐसे प्रश्न यूपी पीसीएस में भी आते हैं और यूपीएससी में भी आते हैं। ये आपस में ये दोनों लोग ना, जो यूपीएससी में जो प्रश्न आते हैं ये यूपी पीसीएस जो है रिपीट भी करता है। हिमालय की उत्तरी ढाल पर दक्षिणी ढाल की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। हिमालय की उत्तरी ढाल पर दक्षिणी ढाल की नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। उत्तरी ढाल में कहाँ होगा? दक्षिणी ढाल में जहाँ शिवालिक है यहाँ पे ज्यादा घने वन पाए जाएंगे, तो इसलिए ये गलत लिखा है। इससे पहला तो गलत है। हिमालय की दक्षिणी ढाल पर उत्तरी ढाल की तुलना में अधिक वर्षा होती है, ये सही हो सकता है। आर सही है, लेकिन ए तो गलत है, पक्का गलत है। ए असत्य है और आर सही है, ए ही ऑप्शन सही होगा। देखिए, आज जब हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे प्रश्न पढ़ते हैं ना, तो हमें तो ऑटोमेटिक, अगर हमें पता हो चाहे ना पता हो, कॉमन सेंस से भी हम लोग प्रश्न हल कर सकते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिलिकोना वृक्ष नहीं उगते हैं? तो वे छत्तीसगढ़ है, बाकी असम, केरल और पश्चिम बंगाल में सिलिकोना वृक्ष उगते हैं। हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। सिलिकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष हैं। सिनकोना क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष है, जहाँ पर बहुत ज्यादा वर्षा होगी वहां पर सिनकोना मिलेंगे।
भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, मेघालय क्योंकि वहाँ पर वर्षा होती है, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिमी तटीय मैदान, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य उष्णकटिबंधीय और शुष्क और मानसूनी वनों के लिए उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में सिंकोना वृक्ष नहीं उगते। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जंगल की आग कहा जाता है? इस जंगल की आग ब्यूटा मोनोस्परा को बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के, इसमें तो स्टार लिखा है लेकिन देख लेते हैं, सागौन का वन पाया जाता है। सागौन कहाँ पे पाए जाते हैं? सागौन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में पाए जाते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ही होगा। सागौन वन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा पौधे में फूल नहीं होते? तो ये फल में नहीं होते, बाकी गूलर और आर्किडियम और कटहल में फूल होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण है, तो ये इसका कारण है कि देखते हैं, इसका कारण है कि पूर्वी हिमालय के भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक गिरता है, इसलिए वहाँ पे अच्छी बारिश भी होती है, इसलिए यहाँ पूर्वी हिमालय में ज्यादा विविधता है। इसकी हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं, क्योंकि पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा समुद्र एवं भूमध्य रेखा के अधिक निकट स्थित है, इसलिए आंशिक अवस्थिति के कारण पूर्वी हिमालय एवं सॉरी पता नहीं कहाँ से आवाज बंद हो गई थी, इसलिए हम लोग इसको यही जो प्रश्न सॉल्व कर रहे थे इसी को देखते हैं। आवाज बंद हो गई थी, अब चालू हो गई है, चलिए देखते हैं। पश्चिमी हिमालय के उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर तक उपलब्ध हैं। एक ही पर्वत श्रृंखला में ऐसी विविधता क्यों है? इसका कारण क्या है, ये पूछा जा रहा है। इसका कारण ये है कि पश्चिमी जो हिमालय है वो भूमध्य ये जो सागर है, पश्चिमी हिमालय जो है भूमध्य रेखा के निकट पाया जाता है, भूमध्य रेखा के निकट स्थित है और अक्षांशीय, देखिए चूंकि पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा समुद्री एवं भूमध्य रेखा के निकट पाया जाता है, इसलिए अक्षांशीय अवस्थिति के कारण पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी हिमालय की जलवायु के अंतर पाया जाता है, अतः पूर्वी हिमालय में वनस्पति की ऊंचाई भी पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक है। बी ऑप्शन होगा, पूर्वी हिमालय के मध्य समुद्र और समुद्र की तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकटता होना। अगला प्रश्न देखते हैं, मेंटिलोपो आरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? इसका अंतर देखना पड़ेगा, ये ऑप्शन होगा कि आरिक्स जो है गर्म और शुष्क क्षेत्र में रहने वाला अनुकूलित है, जबकि जो चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने के लिए हैं। तो ये ऑप्शन सही होगा। ऐसे यूपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं, एक सुमेलित करना है। देवदार वृक्ष होंगे ये पाए जाएंगे इधर हिमालय के उच्च क्षेत्र में, देवदार और फर जो हिमालय के उच्च क्षेत्र में पाए जाएंगे, और सागौन जो है मध्य भारत में पाए जाएंगे। सुंदरी जो है जिसे मैंग्रोव भी बोलते हैं, ये सुंदरवन है, तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल है, उधर कक्षकरण है, यहाँ पर सुंदरी वन पाए जाते हैं। सुंदरी को ही मैंग्रोव बोलते हैं। और सिनकोना हिमालय की तराई में पाए जाते हैं। तो डी का 4 कहाँ पे है? डी का एक इसमें है और इसमें है, और सागौन ए का 2 किसमें है? 1 2 इसमें भी है और इसमें भी है। और देवदार बी का 4 इसमें है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न करते हैं, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है? ये सुंदरवन जो है तटीय एवं ज्वारी वन का प्रकार है, जहाँ पर सुंदरी वन मिलते हैं। निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित है सुनना है। तो इसमें से सही सुमेलित है,
सुंदरी, सुंदरी जो है पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र है जहाँ डेल्टा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे मिलते हैं। और देवदार और टीका और चंदन काष्ठ चंदन तो इधर मिलते हैं, इसलिए देखते हैं चंदन कहाँ पे मिलते हैं। चंदन अभी हम लोग ने देखा था। चंदन आप कमेंट में बताइएगा चंदन कहाँ पे मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, आंध्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। आंध्र पर्णपाती होगा, आंध्र पर्णपाती तराई के क्षेत्रों में होंगे। और उष्ण पर्णपाती मध्य गंगा मैदान में। और सह्याद्री जो है ना, ये सदाबहार वन है जहाँ सह्याद्री पश्चिमी तट जो है, पश्चिमी तट, ये पश्चिमी घाट जो है इसको सह्याद्री बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्षा अच्छी मात्रा में होती है, इसलिए सह्याद्री उष्णकटिबंधीय सह्याद्री है। सदाबहार वन यहाँ पे पाए जाते हैं। तो डी का 2 कहाँ पे है, डी का 2 इसमें भी है और इसमें भी है। और आर्द्र पर्णपाती जो है, आर्द्र पर्णपाती जो है तराई के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन सही होगा। और उष्ण पर्णपाती तो मध्य गंगा के मैदानों में है। और जो अल्पाइन है ना, वो अरुणाचल प्रदेश से मिलेंगे, ऊंचाई वाले क्षेत्र में अल्पाइन पर्वत मिलते हैं। तो सी का 1 होगा, सी का 1, ए ऑप्शन सही होगा। फिर इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। आप इसकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों को बहुत सारे प्रश्न करने हैं, आप चाहें तो इसको रोक के पढ़ लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ये हिमालय की तलछटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं। उष्ण पर्णपाती वन, इसका ऑप्शन देखना पड़ेगा, न तो 1 न तो 2 क्योंकि यहाँ पर तो आर्द्र पाए जा रहे थे। हम लोग उसकी व्याख्या देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देखने समय समझ में आएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसे मानसून वन कहते हैं, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा लगभग 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन लगभग 100 से, जहां वहां पे 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। वे वन उत्तर पूर्वी राज्य और हिमालय के गिरिपात तलहटी पश्चिमी घाट और पूर्वी ढालों और उड़ीसा में उगते हैं। जहाँ पे बारिश 100 से 200 सेंटीमीटर के अंदर होती है ना, वहाँ पे अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और जहाँ 70 से 100 मीटर के अंदर होती है, वहाँ पे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन लगभग 70 से 100 के सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन आर्द्र क्षेत्रों की और आर्द्र पर्णपाती एवं शुष्क क्षेत्र की ओर कांटेदार वनों में मिलते हैं। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों में, उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में मिलते हैं। इस प्रकार उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में कथन ए और आर दोनों ही गलत हैं। आप अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे था प्रश्न, इसे हमको मिलाना है, सूची को सूची 2 से मिलाना है। सुंदरवन हिमालय, हम लोग सीधा इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि व्याख्या देख लेते हैं। सुंदरवन कक्ष वनस्पति में पाया जाता है, इधर कक्ष का रन है जहाँ पे। और पतझड़ वन जो राजस्थान में, और शंख वृक्ष हिमाचल प्रदेश में। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में पाया जाता है। अगला देखते हैं। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों तथा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन समान रूप से पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। पश्चिमी आंध्र प्रदेश में ऐसा ढूंढ के भाई यूपीएससी ही प्रश्न बनाता है। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है देवदार पाया जाता है। हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। देवदार के वृक्ष पश्चिमी हिमालय के लगभग 1500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं।
ये समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है और 4 जो है 900 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर है और साल साल उप मुख्यतः उप हिमालयी क्षेत्र मध्य भारत और पूर्व भाग तथा तमिलनाडु आदि क्षेत्र में मिलते हैं। और सागौन जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देवदार नीलगिरी में नहीं, नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं है, ये इधर ऊपर हिमालय में पाए जाते हैं। हिमालय के क्षेत्र में देवदार एक शीतोष्ण मुख्यतः पश्चिमी हिमालय वृक्ष है जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर में पाए जाते हैं। सागौन अभी हम लोगों ने देखा था महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल के मध्य पाए जाते हैं। और साल के वृक्ष साल के प्राकृतिक वन मुख्यतः उप हिमालय बेल्ट एवं पूर्वोत्तर राज्य असम, प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी भाग में पाए जाते हैं सागौन जो है। और सुंदरी तो सुंदरवन मैंग्रोव का प्रधान वृक्ष है। अब इसको देखना है, इसमें ये और ये जो दिए हुए ये कौन से वन है? तो ये है चीन के साखू वन, ये साखू वन है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसे प्रश्न हम नहीं पूछे जाते इसलिए इसको छोड़ देते हैं, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब हम ऐसा भी नहीं है कि हमें अब सभी कुछ करना है, हमें कुछ छोड़ना भी होता है। देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के वन का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? तो ये है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सा एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? देखते कौन सी जाति नहीं है। हम लोगों ने देखा था सप्रूस था और महोगन नहीं है, और जूरी पर और सिल्वर फर भी था, लेकिन महोगन नहीं है। महोगन उत्तर तथा दक्षिणी अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के वृक्ष हैं। ये वृक्ष वेस्ट इंडीज, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, बाकी शेष हिमालय में पाए जाते हैं। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है खेजड़ी। खेजड़ी बहुउद्देशीय, इसका हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं क्योंकि इसका मतलब रिपीट हो सकता है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजड़ी है। खेजड़ी वृक्ष में मरुस्थल का राजा कहा जाता है। खेजड़ी को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। खेजड़ी का उपयोग पशुओं के चारा, ईंधन तथा औषधि के रूप में किया जाता है। इसके बहुउद्देशीय उपयोग तथा अधिक तापमान सहन करने की क्षमता तथा कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में इसे वरीयता दी गई है। लीसा प्राप्त होता है, लीसा चार के वृक्ष से प्राप्त होता है, जिसका उपयोग जो है कागज उद्योग, साबुन और पेट बनाने में किया जाता है। उत्तराखंड में लीसा स्वरोजगार एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख संसाधन है। कक्ष वनस्पति और राज्य, इसका हम लोग सीधा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें सुमिलित है। अचल जो रत्नागिरी है ये महाराष्ट्र में है। कुंडापुर कर्नाटक में है। और पिचवरम जो है तमिलनाडु में है। और वेवनाथ तो केरल का प्रसिद्ध है ही। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। सुंदरी पश्चिम बंगाल सही है। भीतर कड़िका उड़ीसा ये भी सही है। पिचवरम तमिलनाडु अभी देखा था। वेवनाथ जो है केरल में है, ना कि कर्नाटक में, इसलिए डी ऑप्शन होगा। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति है, तो ये है असम और केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो ये घिरा है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाला वन क्षेत्र से घिरा है? तो ये है पश्चिमी चंपारण। खैर किस प्रकार के वन में पाए जाने वाले वृक्ष हैं? तो ये है उपोष्ण कटिबंधीय वनों का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रों वनों के अंतर्गत पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र हैं। पहले मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है? तो बहुलता है साल की। सीता नदी में साल की बहुलता है। तो लास्ट ही था। देखिए हम लोगों ने 184 प्रश्न
पेज को सॉल्व कर लिया है, यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। तो हम लोगों ने सच में बहुत मेहनत की। तो आई होप कि क्लास अच्छी लगी होगी। जहाँ पर समझ में ना आए आप लोग रोक के खुद से प्रश्न पढ़ लीजिए, व्याख्या भी पढ़ लीजिएगा। और तो आपको तो इम्पोर्टेंस तो पता ही है इसकी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।